रहीम बोलो क्या हुआ? सर उन लोगों को शक हो गया मुझ पर, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? सर मैं परेल से दादर टीटी की तरफ भाग रहा हूँ। तुम्हें और उनमें कितना फासला है? तकरीबन 100 फीट। वो लोग मुझे मार डालेंगे सर। तुम फिक्र मत करो, बस तुम सीधे भागते रहो, मैं संभाल लूंगा। ओके सर। हेलो, चित्रा थिएटर। देखिए मैं डीसीपी आजाद बोल रहा हूँ। डीसीपी आजाद। हाँ, आपके थिएटर में बॉम्ब है। फौरन आप पूरी पब्लिक को वहां से बाहर निकालिए। क्या थिएटर में बॉम्ब है? रहीम, तुम ठीक हो ना? हाँ सर, लेकिन आपने क्या तरकीब निकाली सर, वरना वो लोग मुझे जान से ही मार डालते। थैंक यू सर। कल सुबह की फ्लाइट से जामा मस्जिद के इमाम यहाँ आ रहे हैं। वो लोग उन्हें एयरपोर्ट पे ही मारने की बात कर रहे थे सर। इमाम को? वो इमाम को क्यों मारना चाहते हैं? रहीम, उनमें से कोई भी दिखाई दे तो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके? कामले सर, इमाम के पास कोई पैसेंजर नहीं जाएगा। ओके सर। सुनो, वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, जब तक उसकी अच्छी तरह से जांच नहीं की जाएगी अंदर नहीं जाएगा। ओके सर। हाँ देशमुख, सब तैयारी हो गई? सर आपके कहने के मुताबिक सब कुछ हो गया। गेट नंबर 1 पे तिवारी है, गेट नंबर 2 संभाल रहा है शानबाग और गेट नंबर 3 पर शर्मा चौकस है। ठीक 7 बजे फ्लाइट टचडाउन होगी और 7:15 बजे इमाम गेट नंबर 1 पे पहुंच जाएंगे। और जैसे आपने कहा था सर, 150 स्पेशल कमांडोज का बंदोबस्त कर दिया। 7 बजे सब एयरपोर्ट के बाहर असेंबल हो जाएंगे और जब तक इमाम दिल्ली की फ्लाइट पर शाम को नहीं बैठते वो सब हमारे साथ होंगे। सर एक बात पूछूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? एक इमाम के लिए इतनी सारी सिक्योरिटी सर? बिल क्लिंटन के वक्त भी इतनी सिक्योरिटी नहीं रखी थी हमने। देशमुख साहब, इमाम साहब यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता संघ की मीटिंग के लिए आ रहे हैं और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि उन्हें कोई मारना चाहता है। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में दंगे फसाद शुरू हो जाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। इसलिए यहाँ इतनी सिक्योरिटी है। अंडरस्टूड? यस सर। सो बी अलर्ट। राइट सर। फ्रांसिस साहब, यहाँ तो जबरदस्त सिक्योरिटी है। ऐसा लगता है डीसीपी आजाद को हमारे प्लान की जानकारी हो चुकी है, इसलिए उसने यहाँ चुनिंदा ऑफिसर्स को तैनात किया है। अब हमें इमाम को मारने का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। टाइगर, अगर हमारा प्लान कैंसिल हुआ तो वो लोग हमारी लाइफ ही कैंसिल कर देंगे। तुम फिक्र मत करो, इमाम की हत्या एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में होगी। वो कैसे? डीसीपी आजाद इमाम की सिक्योरिटी के लिए एक स्पेशल कमांडो फोर्स जरूर बुलवाएगा। तुम उन कमांडोज में एक कमांडो बनकर शामिल हो जाओगे और काम को पूरा करने के बाद आराम से बाहर आ जाओगे। इंडियन एयरलाइंस की उड़ान IC 165 अब दिल्ली से आ पहुंची है।
हमने इस देश से आतंकवाद को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन अब भी कुछ ऐसे सांप हैं जो रह रहकर फन उठाते हैं। इसलिए मुझे और आप सबको हमेशा अलर्ट रहना होगा। हमारी एक छोटी सी गलती हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। क्या बात है भाई, इतनी सिक्योरिटी? अगली फ्लाइट से पीएम आने वाले हैं क्या? जनाब, ये सिक्योरिटी आपके लिए है। मेरे लिए? जी हाँ, आपकी जान को खतरा है ना। खतरा? सवाल सिर्फ एक आदमी की जिंदगी का नहीं, कई बेकसूर लोगों की जानें जा सकती हैं। By the right, about turn. Let's go inside. इतने कमांडोज के बीच में हमारे साहब ने उस टेररिस को कैसे पहचान लिया? मुस्तैद सिंह, डीसीपी आजाद की यही तो खासियत है। अबाउट टर्न का मतलब क्या होता है? पीछे मुड़। करेक्ट, लेकिन डीसीपी साहब ने कमांडोज को पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि जैसे मैं पीछे मुड़ के इंस्ट्रक्शन दूंगा बैठ जाना, और उस टेररिस्ट को ये पता नहीं था, बेचारा पीछे मुड़ा और सीधा ऊपर चला गया। इमाम साहब, मुंबई में आपका स्वागत है। आपको यहाँ खरोच तक नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अब मुझे यकीन हो गया है, जब तक इस देश में तुम जैसे ऑफिसर मौजूद हैं, राम और रहीम को लड़ाने की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। आमीन। आइए। पढ़। बहुत चालाक है तू। मेरे आदमी को मारा, उसके जेब में पर्ची डाली ताकि वो मैसेज तेरे आदमियों तक पहुंचे और वो इमाम को मार डालें। मुसलमान गुस्से में आके हिंदू पर अटैक करेगा और फिर दंगा फसाद शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसा तूने सोचा वैसा नहीं हुआ। अब वो होगा जो मैं सोचूंगा। तूने कहा था ना कि कोई सुराग या सबूत नहीं मिलेगा। मुझे सबूत मिल गया है। पहले मैं तेरे आदमियों को मारूंगा, फिर तुझे। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जरा पीछे लेना। जी सर। स्टॉप हियर। इसको जरा साफ करना। 1 मिनट। ये तो वही है जिसको उस दिन मैंने एयरपोर्ट पर शूट किया था, लेकिन उसके साथ कौन है? जरा जूम करो उस पर। श्योर। फ्रांसिस। भाई, वो डीसीपी आजाद आ रहा है, जल्दी भाग जाइए। डीसीपी आजाद?
बता तुझे एयरपोर्ट किसने भेजा? शंकर सिंघानिया। कविना कविनामा तेजस्विनाय अविष्टमस्तुमा विद्विषावहे स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः शांति शांति शांति। बढ़िया जगह है, हमें बहुत अच्छी लगी। हाँ जी, ये मंदिर बहुत पुराना है, 100 साल से भी ज्यादा पुराना। और देखिए इसकी खूबसूरती आज तक इतनी भी कम नहीं हुई। मैं मंदिर की नहीं, मंदिर के आसपास की 500 एकड़ जमीन की बात कर रहा हूँ। मंदिर की बात तो पुजारी करते हैं, मैं तो व्यापारी हूँ। ये जमीन हमें पसंद आ गई है, हमें चाहिए। लेकिन ये जमीन मंदिर के नाम है। मंदिर के नाम हो या शंकर सिंघानिया के नाम हो, दोनों एक ही बात है। और वैसे भी जमीन की जरूरत भगवान को नहीं, इंसान को होती है। मूर्ति हटाओ या मंदिर, ये जमीन हमें चाहिए तो चाहिए। अपनी दलाली के साथ इसकी कीमत हमें बता दें। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आपको मालूम है शंकर सिंघानिया कौन है? फॉर योर नॉलेज आई एम टेलिंग यू, इंडिया के 10 टॉप रिचेस्ट लोगों में से एक हैं। वो जितना टैक्स भरते हैं उतना महाराष्ट्र सरकार का एक महीने का बजट होता है। उनकी सपोर्ट के बिना कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपनी सरकार तक नहीं बना सकती। आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं? अरे शंकर साहब चाहें तो 24 घंटे के अंदर अंदर केंद्र सरकार का तख्ता भी पलट सकते हैं। आप जानते हैं उन्होंने स्टेट के लिए क्या क्या किया है? स्कूल्स, कॉलेजेस बनवाए हैं, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं, हर कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किया है। इसीलिए लोग उन्हें इतना चाहते हैं। आप समझ लीजिए, एक तरह से उनकी पूजा करते हैं वो। सर, लोगों की बात छोड़िए, जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है तब हम उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं का दरवाजा खटखटाते हैं और वो बिना सोचे हमारी मदद करते हैं। ऐसे आदमी पर आतंकवादियों से मिले होने का इल्जाम लगाने का मतलब जानते हैं आप? लोग हंसेंगे हम पर, कहेंगे पुलिस वाले पागल हो गए हैं। एक्सक्यूज मी सर, पूरे डिपार्टमेंट की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो अभी इस डिपार्टमेंट की इज्जत कौन से आसमान पे है? बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में कैसी कैसी बातें करती है। गुंडों से ज्यादा अच्छी इमेज नहीं है हमारी। अगर किसी गरीब आदमी की जेब कट जाए और गलती से वो थाने में रिपोर्ट लिखाने आ जाए तो उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है जैसे वो खुद एक मुजरिम हो। तुम्हारी जेब कहाँ कटी? क्या वक्त था? तुम वहां पर क्या कर रहे थे? तुम्हारी जेब में पैसे कितने थे? अरे तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? अनाप शनाप सवाल पूछकर उस बेचारे की बोलती बंद कर देते हैं और फिर उसे कहते हैं जाओ 5 ठंडा लेकर आओ और कुछ सिगरेट भी लाना। मजबूरन उस आदमी को जाना पड़ता है और उसके जाते ही सब लोग आपस में ये बातें करते हैं कि उस इलाके का जेब का तरह कौन है? पांडू? अरे नहीं, पांडू तो गाँव गया हुआ है। राजू ने काटी होगी तो राजू को बुलाया जाता है, उसे अरेस्ट नहीं किया जाता बल्कि उससे अपना हिस्सा लिया जाता है। और ऐसा करने से हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। सुबह ऑफिस जाने की जल्दी में कोई स्कूटर वाला गलती से सिग्नल से थोड़ा आगे निकल जाए तो कयामत आ जाती है। स्कूटर साइड में लगाओ, लाइसेंस दिखाओ। तुम्हारे स्कूटर की लाइट जलती है? हवा है टायर में? पेट्रोल है? ऐसे पूछताछ करते हैं जैसे वो बेचारा सिग्नल नहीं बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हो। और ये सख्ती कानून के लिए नहीं की जाती, अपनी जेब के लिए की जाती है। 20-50 जो भी मिल जाए। और ऐसा करने से हमारे डिपार्टमेंट की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। पुलिस थानों में तस्करों, दलालों, क्रिमिनल्स की आवभगत की जाती है, उन्हें कुर्सी पेश की जाती है तो उससे बहुत इज्जत बढ़ती है हमारे डिपार्टमेंट की। क्राइम अगर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। कल तक लोगों की जेबें काटने वाला आज लोगों के गले काट रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। चरस गांजे की तस्करी करने वाला आज हथियारों की तस्करी कर रहा है तो इसके जिम्मेदार हम हैं। एक चकला चलाने वाला देखते देखते सरकार चलाने वाला बन जाता है तो इसके जिम्मेदार हम हैं।
हर महीने की पहली तारीख को हम लोग तनख्वाह लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन वो पैसे आते कहां से हैं? सरकार से, मिनिस्टर या एमएलए से? नहीं, वो पैसे जनता के हैं, उस जनता के जिसके साथ हम लोग तमीज से बात भी नहीं करते। जनता ने देश की हिफाजत के लिए बॉर्डर पर जवानों को रखा है और समाज की हिफाजत के लिए हमें। जवान तो अपना काम करते हैं, लेकिन हम कारगिल में जब हमारे जवान शहीद हुए थे तो पूरा देश रोया था, लेकिन जब एक पुलिस वाला मरता है तो लोग उल्टा खुश होते हैं, कहते हैं कि अच्छा हुआ एक घुसखोर कम हुआ। हमें ये सिचुएशन बदलनी है, अपनी इमेज बदलनी है, ताकि लोग भी हमारे बारे में कुछ अच्छा कहें। और ये सब पुलिस स्टेशन में मंदिर बना डालने से या दीवारों पर अच्छी अच्छी लाइन लिख डालने से नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा। मुजरिमों को इस वर्दी की ताकत बतानी होगी, चाहे वो छोटा मोटा पॉकेट मार हो या असरदार और अमीर शंकर सिंघानिया हो। तभी जाकर ये जनता हमसे जुड़ेगी और हमारी इज्जत करेगी। ओके, यू कैन प्रोसीड। थैंक यू सर। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे टफोस? पापा का नाम लेने से पहले फ्रांसिस को गोली क्यों नहीं मार दी? सुबह होने से पहले मैं मारूंगा उसे, मेरे हाथों से मरेगा वो। संजय, नहीं नहीं पापा, उस नमक हराम ने आपका नाम लिया कैसे? अरे बेटे, छोटे लोग बड़े लोगों के नाम अक्सर लिया करते हैं। डोंट गेट अपसेट, सब कुछ समझ जाएगा। तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को साथ लेकर फार्म हाउस चले जाओ। बट पापा, कम ऑन, गो एंड एंजॉय योरसेल्फ। माधव। यस सर। मेरे बेटे का ख्याल रखना, नई उम्र का खून है, बहुत जल्द उबल जाता है, संभालना उसे। ओके सर। सर प्लीज मेरी बात मानिए, कुछ दिनों के लिए आप आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, तब तक आजाद का जोश भी ठंडा हो जाएगा। गलत। जिसकी नसों में ईमानदारी का खून दौड़ रहा हो, जिसका दिल देश के लिए धड़कता हो, उसका जोश कभी ठंडा नहीं पड़ सकता। अब मैं दुनिया के किसी कोने में भी छुप जाऊं, आजाद मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कानून, ये हथकड़ी, अदालत, इन सब की मुझे कोई परवाह नहीं है। परवाह है तो सिर्फ अपने इकलौते बेटे की। आजाद की नजर में मेरा बेटा संजय नहीं आना चाहिए, इसलिए उससे बचने का नहीं बल्कि सामना करने का वक्त आ गया है। तुम एक काम करो, आसपास की बस्तियों में ऐलान कर दो कि कल सुबह हम अनाज और कपड़े बांटने वाले हैं, और जैसे ही ये भीड़ जमा होकर हमारे घर के सामने आ जाए, अपने 40-50 लोग हथियार के साथ उनमें शामिल कर दो, और आजाद जैसे मुझे गिरफ्तार करके ले जाने की कोशिश करे, उसे वहीं खत्म कर दो। बस सिर्फ एक बात का ध्यान रहे, ऐसा लगना चाहिए जैसे गुस्से में आकर भीड़ ने उसे खत्म किया है। उसके बाद कानून बेबस, क्योंकि भीड़ की ना कोई सूरत होती है, ना कोई नाम। ठीक से समझ गए ना तुम लोग? भीड़ में शरीफ बनकर खड़े रहना। अगर डीसीपी आजाद सिंघानिया साहब को अरेस्ट करने की कोशिश करे तो उस पर अटैक कर देना, समझ गए? साहब, डीसीपी साहब आए हैं। ठीक है, आने दो उसे। आओ आओ आजाद, नमस्कार। हमें मालूम था तुम आओगे, मगर इतनी जल्दी आओगे ये मालूम नहीं। मुझे तो लगता है मैंने यहाँ आने में बहुत देर कर दी। मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था। आजाद, थोड़ा कोऑपरेट करो, मेरा साथ दो, ऐश करो। तू कोऑपरेट कर और मेरे साथ चल, तुझे सरकारी दामाद बनाकर अच्छी तरह से खातिर करूंगा।
शायद तुम्हें पता नहीं, बड़े बड़े ऑफिसर्स, तुम्हारे सीनियर्स मेरे सामने सर झुकाते हैं। और शायद तुझे ये पता नहीं कि राजशेखर आजाद सिर्फ तिरंगे के सामने सर झुकाता है। देखो आजाद, इस तरह की बातें नए नए रंगरूटों को शोभा देती हैं जिन्होंने अभी अभी वर्दी पहनी। तुम तो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर हो, बहुत सालों से काम कर रहे हो। मेरी बात को समझने की कोशिश करो, दोस्ती कर लो मुझसे। शिकारी अपने शिकार के साथ दोस्ती नहीं करते। शंकर सिंघानिया का शिकार करोगे, अपनी मौत को बुलाओगे तुम। ए, चिल्ला मत, नहीं तो अभी का अभी सारा खेल यहीं खत्म कर दूंगा। इंस्पेक्टर। यस सर। शिकार करने का बहुत शौक है ना तुम्हें डीसीपी? रुक क्यों गए? आगे बढ़ो। कोई मुझे उंगली भी दिखाए तो मेरे चाहने वाले लोग उसे नहीं छोड़ते। तुमने तो मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाई है, सोचो ये लोग तुम्हारा क्या हश्र करेंगे। बात अभी भी बिगड़ी नहीं है, चुपचाप ये हथकड़ी खोल दो, लोगों के सामने मुझसे माफी मांग लो, मैं इन्हें समझा बुझाकर शांत कर दूंगा और फिर तुम घर जाने के काबिल रह जाओगे। चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हम इन्हें ले जाने नहीं देंगे। ये हमारे अन्नदाता हैं। हमारी लाश के ऊपर से गुजरने के बाद इन्हें ले जा सकते हो। देवता समान आदमी के हाथ में हथकड़ी लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन्हें छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर एक कदम आगे बढ़ाया तो हम लाशें बिछा देंगे, समझे? देखो, तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ और कानून को अपना काम करने दो, नहीं तो मैं तुम सबको गोली मार दूंगा। हाथ में बंदूक है तो तुम कहाँ समझ रहे हो? हिम्मत है तो चला गोली। हाँ हाँ चला गोली। सिंघानिया साहब के लिए हम हंसते हंसते जान दे देंगे, चला गोली। अरे ऐसे गोली चला दी इन पे, मेरे 5 आदमी को मार डाला। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इसका जवाब देना होगा तुम्हें। जवाब मैं नहीं, ये लोग खुद देंगे। ऐसे क्या देख रहा है? मैंने भी तेरा ही टेक्निक इस्तेमाल किया। तूने इन शरीफ लोगों की भीड़ में अपने 50 गुंडे खड़े कर दिए शरीफ बनाकर। मैंने 5 पुलिस के आदमियों को इसी भीड़ में खड़ा कर दिया गुंडा बनाकर। इससे कहते हैं जैसा काल वैसा ही तमाचा, समझे? चल। मिस्टर आजाद, आपकी वाइफ का प्रॉब्लम फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है। उन्हें अपनी फादर के डेथ का बहुत गहरा शौक लगा है। फिर भी मैंने कुछ दवाइयाँ दे दी हैं, बट यू कैन अंडरस्टैंड। मैं चलती हूँ। रहीम सर, कल होशियार रहना। फ्रांसिस का कोर्ट में पहुंचना बहुत जरूरी है। यस सर। गुड मॉर्निंग श्री कृष्ण अर्जुन। बहुत जल्दी आप मेरा नाम भूल गए। बैठिए। राजशेखर आजाद है मेरा नाम। मैं जो भी कहता हूँ उसका एक नहीं 1000 मतलब होते हैं डीसीपी साहब, और ये बात आहिस्ता आहिस्ता जान जाएंगे आप। अच्छा, लेकिन क्या बात है? आज आप इन कपड़ों में कुछ ज्यादा ही स्मार्ट लग रहे हैं। इसका भी एक मतलब है। मैं जब भी कोई केस सॉल्व कर लेता हूँ तो ऐसे कपड़े पहन। करे का बाकी बोलिया जालू
बलिया जालू आ कबो नगरा कबो रसड़ा बाजारी में देखालू करे का जिला बलिया जालू करे का दागी बलिया जालू बोला जेठेरी बोलबा गोली चली जाई कहतानी पढ़ेला जिला बलिया जानी पढ़ेला जिला बलिया जानी अरे कोचिंग क्लास करतानी पढ़ेला जिला बलिया जानी पढ़ेला जिला बलिया जानी बुझला जवानी के पानी चढ़े लागल हो सुनो हरे बंध के चिल्होर सब लइका पीछे पढ़े लागल हो कैसे संभाली चढ़ल जवानिया के जोर हो जाई कैसे संभाली चढ़ल जवानिया के जोर हो जाई बाले सवर चेहरा तो गोर हो जाई सच कहीं तू हर जिंदगी जोर हो जाई पूरा